जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं, 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। 50 प्रश्न समाप्त होने के बाद आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर इन 50 प्रश्नों में से आपका 30 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप लोग लगे रहो, आने वाले समय में आप लोग फौजी जरूर बनोगे। रेगुलर आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 2, 4, 6 और 5 है। सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते हुए चलना, ठीक है ना। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। हाईलाइटेड प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और हिंदुस्तान बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। आप लोग अपने कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखते हुए भी चलना और मेरे बातों को ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार जब रिपीट कराऊंगा ना तो हो सकता है कि ये प्रश्न आप लोग को याद हो जाए और संडे के दिन दोबारा सभी प्रश्नों को मैं रिवीजन करा दूंगा, जिससे जितना भी प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और देखो, इससे पहले मतलब जब मैं अपना चेहरा दिखाकर वीडियो नहीं बनाया था, डिजिटल बोर्ड पर वीडियो नहीं बनाया था, तो ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, ये बैकग्राउंड ब्लैक था, काला था। और मैं आप लोगों से पूछा था कि काला बैकग्राउंड है तो मतलब कैसा लग रहा है, तो आप सभी लोग बताए थे, बहुत सारे लोग बताए थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काला ही रहने दीजिए। तो आज मैं सोचा हूँ कि इसको व्हाइट करके सफेद करके देखो और आप लोगों से पूछूं कि काला वाला अच्छा लग रहा था, ये सफेद वाला अच्छा लग रहा है। दोनों में आप लोग तुलना करके जरूर बताना। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर मतलब इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। हमें तो ये भी अच्छा लग रहा है और ब्लैक वाला भी अच्छा लग रहा था, लेकिन सबसे बेस्ट हमें ये लग रहा है। और आप लोग भी बताना, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसने कहा आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकमान्य तिलक, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक भी इनको बोला जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक जी बोले थे कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है। 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है? ये प्रश्न सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो भाई आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना। 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है? पटना, रांची, सांची और सारनाथ। तो इसका राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ इज राइट आंसर। 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है? तो 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 8 मार्च, 1 मई और 27 सितंबर। ये प्रश्न भी बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 1 मई हो जाएगा। 1 मई इज राइट आंसर। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात और बता दे रहा हूँ। जितने लोग भी अग्निवीर जीडी या अग्निवीर ट्रेडमैन या WMP, जिसको वुमेन मिलिट्री पुलिस बोला जाता है, अगर इसका आप लोग तैयारी कर रहे हो तो भाई आप लोग को टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बार मैं भी जीडी का पेपर दिया था, अग्निवीर जीडी का पेपर दिया था और मेरा भी पेपर निकला हुआ है। तो पता है मैं क्या किया था? देखो, मेरा जो पेपर था 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में पेपर हुआ, तो 20 तारीख को मेरा पेपर था। लेकिन मैं क्या किया था, 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में जितना भी जीके जीएस का प्रश्न और मैथ का प्रश्न पूछा गया था वो सारी चीजें मैं इकट्ठा करके लिख दिया। जीके जीएस में
में तो कम से कम 700 से 800 ओरिजिनल प्रश्न में लिख कर रखा हूँ, वो भी वन लाइनर। 3 से 4 बार अगर उसको पढ़ दोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। एक बार आप लोगों को कॉपी में लिखना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जितना भी इस बार 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में प्रश्न पूछा गया था जीके जीएस का, वो सारी चीजें आप लोग को याद हो जाएंगी। वन लाइनर है, ठीक है ना, एक लाइन में उसका क्वेश्चन है और एक ही लाइन में आंसर है। और उसके बाद से मैथ का भी मतलब अभी लिख कर रखा हूँ लेकिन टाइप नहीं किया हूँ। तो जितने लोग भी मतलब इसका तैयारी कर रहे हो, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और WMP, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। भर्ती से 3 महीना पहले जब से ऑनलाइन चालू हो जाएगा तो आप लोग को सारा ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाएगा। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज मतलब एक टॉपिक से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ना, उसके अलावा इंडियन आर्मी के पेपर में जब वहां से प्रश्न बनेगा ना तो उसमें से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, उसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि 6 महीने से मैं पूरा का पूरा PDF तैयार कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ, टाइपिंग कर रहा हूँ, तो काफी ज्यादा मेहनत लग रहा है। और मैं अकेले नहीं टाइपिंग कर रहा हूँ, हम 3 लोग हैं, पहलवान भाई है, रौनक भाई है और मैं हूँ। तो 6 महीने से लगे हुए हैं, लेकिन 1 महीने और लगेंगे, ठीक है ना। जैसे ही पूरा का पूरा PDF तैयार हो जाएगा तो वो सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी। और वो कहाँ पर मिलेंगी, NDC जो एप्लीकेशन अभी बना नहीं है, ठीक है ना, बन रहा है, वो भी 1 महीने में तैयार हो जाएगा। तो इसमें सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी, ठीक है ना। काफी सारे लोग पूछते भी रहते हैं जो NDC एप्लीकेशन है ये कब प्ले स्टोर पर आएगा, तो 1 महीने में आ जाएगा मेरे भाई। और उसमें आप लोग को टेस्ट भी मिल जाएगा, जो आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ वो सारी चीजें का टेस्ट भी मिलेगा, ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो ओरिजिनल PDF है, ओरिजिनल क्वेश्चन भी मिलेगा और उससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है वो सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा इंतजार करना, वेट करना, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। मटेरियल मैं पूरा का पूरा दूंगा, पढ़ने का जरूरत है आप लोगों को, ठीक है ना। इधर उधर जब खोजोगे ना तो वो जितना भी मैं मटेरियल देने वाला हूँ वो मतलब 4-5 किताब लेकर बैठोगे तो अब जाकर आप लोगों को मिलेगा, वो भी काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं 6 महीने से मेहनत में लगा हूँ, अभी फाइनली 1 महीने और लग जाएंगे तो आप लोग को वो सारी चीजें मिल जाएंगी। थोड़ा सा इंतजार करना, वेट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइल क्या है। फाइल क्या है? आंकड़ों का संग्रह, रिकॉर्डों का संग्रह, गणकों का संग्रह और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाइल क्या है, इसका राइट आंसर रिकॉर्डों का संग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु, माउंट आबू और कोणार्क उड़ीसा, अमरनाथ जो जम्मू कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर माउंट आबू राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल और सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, ठीक है ना। विंस्टन चर्चिल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह, कपिल देव, मेजर ध्यानचंद और स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद इज राइट आंसर। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है, जो हैप्पी बर्थडे हम लोग बोलते हैं, गौवा में एक लड़का क्या करते हैं, सब पूले चले जाते हैं सब और केक को काटते हैं सब और बेल्ट से अपने दोस्तों को मारते हैं सब। तो वो सब फालतू गिरी करते हैं सब, ठीक है ना, अपना बर्थडे मनाते हैं सब। लेकिन यहाँ पर किनके बर्थडे के बारे में बात किया जा रहा है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है ना, किनके बर्थडे के मतलब दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और कब है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अभी नीचे भी 2 ऑप्शन है, यहाँ भी 2 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर बैकाल हो जाएगा। बैकाल झील इज राइट आंसर। निम्न में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। आप लोग अपने कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखते हुए चलना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुगली नदी किस राज्य में बहती
बहती है? हुगली नदी किस राज्य में बहती है? ओडिशा, बंगाल, असम और कर्नाटक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाल, ठीक है ना। हुगली नदी किस राज्य में बहती है? तो हुगली नदी बंगाल में बहती है, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखते हुए चलना। और जितने लोग भी एनडीसी एप्लीकेशन को लेकर परेशान हो, तो अभी आप लोग को परेशान होने का जरूरत नहीं है। हमारे पास काफी सारे भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई जो एनडीसी एप्लीकेशन है वो कब प्ले स्टोर पर आ जाएगा, कब आ जाएगा, आप बताते नहीं हो। तो मेरे भाई मैं कैसे अभी बताऊं, अभी तो नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। उस पर मतलब ऐसा नहीं है कि वैसे मतलब सोया हुआ हूँ, काम तो हो ही रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? 70 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 60 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? इसका राइट आंसर आपका 65 वर्ष हो जाएगा। 65 वर्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गाइड किताब के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आर के नारायण हो जाएगा। आर के नारायण इज राइट आंसर। गाइड किताब के लेखक कौन है? आर के नारायण है, ठीक है ना। गाइड किताब के लेखक आर के नारायण है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि भाई ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में भेजा करो, व्हाट्सअप चैनल में भेजा करो। तो सबसे पहला नंबर, तो जितने लोग भी अभी तक व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ जाना, ठीक है ना। व्हाट्सअप चैनल या एनडीसी के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरे भारत में कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, चाहे इंडियन आर्मी की रहेगी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स की रहेगी, चाहे स्पोर्ट की रहेगी, चाहे ऑफलाइन रहेगी, चाहे खुली भर्ती रहेगी, तो उसका नोटिफिकेशन मैं अपने व्हाट्सअप चैनल में भेजा करूंगा। तो आप लोग जाकर मेरे व्हाट्सअप चैनल में जरूर जुड़ जाना, ठीक है ना। व्हाट्सअप चैनल एएनडीसी के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने लोग भी बोलते हैं कि भाई ये पीडीएफ टेलीग्राम में नहीं भेजते हो, व्हाट्सअप में नहीं भेजते हो, मेरे भाई जब मैं ये पीडीएफ भेजूंगा ना तो आप लोग लापरवाह हो जाओगे, फिर अपने कॉपी में लिखोगे नहीं, बस मोबाइल में उस तरह से पीडीएफ खोलोगे और याद करोगे, बस काम हो जाएगा। और उस तरह से आपका तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब इन सब प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे ना, रेगुलर जो मैं कराता हूँ, और संडे के दिन जब रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन करने से एक दिन पहले शनिवार को जब पूरा का पूरा आप लोग रिपीट कर लोगे ना एक बार, 150 प्रश्न में से आपका 145 से अधिक प्रश्न सही होगा ना, तो भाई आपको मजा ही मजा आ जाएगा। और वो कब सही होगा? जब ये सभी प्रश्न आप लोग खुद अपने कॉपी में लिखोगे तब सही होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को खुद अपने कॉपी में लिखना है। जब पीडीएफ देने का टाइम आएगा तो पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस के बारे में बात किया गया है, तो आप लोग इस प्रश्न को गलती नहीं कर देना, ठीक है ना। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 5 अक्टूबर हो जाएगा। 5 सितंबर नहीं मार देना, ठीक है ना। विश्व शिक्षक दिवस के बारे में बात किया जा रहा है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपके लिए है, ठीक है ना। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। विटामिन से तो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को विटामिन के बारे में बता दिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा की चाल किससे मापी जाती है? हवा की जो चाल होती है वो किससे मापी जाती है? स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, डायनेमोमीटर और एक्सेलरोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एनीमोमीटर हो जाएगा। हवा की जो चाल होती है वो किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर एनीमोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। एनीमोमीटर इज राइट आंसर। हवा की चाल किससे मापी जाती है? तो हवा की चाल एनीमोमीटर से मापी जाती है। हवा की चाल किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते
चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। ठीक है ना, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि गांव में दूध दही सबसे फेमस है, कुछ रहे या ना रहे लेकिन दूध दही रहना चाहिए, भैंस गोरू रहना चाहिए। ठीक है ना, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है तो साल्मोनेला हो गया, उसके बाद से आपका कोलोस्ट्रेडियम हो गया और काउलोबैक्टर हो गया और लैक्टोबैसिलस हो गया। तो इसका राइट आंसर लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतरे में कौन सा विटामिन होता है। ये भी कोई क्वेश्चन है बताने वाला। संतरे में कौन सा विटामिन होता है तो ये विटामिन सी होता है मेरे भाई। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। खट्टे चीजों में कौन सा विटामिन होता है तो खट्टे चीजों में विटामिन सी होता है। ठीक है ना, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2, 1, 46 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं। अमीबा एक कोशिकीय होता है, एक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है। पीलिया रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है। हृदय, अमाशय, यकृत, लीवर और छोटी आंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। याद रखना, ठीक है ना। पीलिया रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करती है तो यकृत को, जिसे लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है रात्रि में तारों का टिमटिमाना है। रात्रि में तारों का टिमटिमाना क्या है। पूर्ण आंतरिक, अपवर्तन और परावर्तन और व्यतिकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन इज राइट आंसर। रात्रि में तारों का टिमटिमाना क्या है तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लेजर की खोज किसने की थी। लेजर की खोज किसने की थी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। डब्ल्यू के रोंजन और उसके बाद से आपका दिया है नीचे कि हाउसफील्ड, थियोडोर और अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर थियोडोर हो जाएगा। ठीक है ना, लेजर का खोज किसने किया था तो थियोडोर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विभवांतर मापने की इकाई है। विभवांतर मापने की इकाई क्या है। अमीटर, वोल्ट मीटर, बैरोमीटर और फायदोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वोल्ट मीटर हो जाएगा। वोल्ट मीटर इज राइट आंसर। विभवांतर मापने की इकाई वोल्ट मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दूरी के, समय की, आयु की और प्रकाश की तीव्रता की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दूरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताओ। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताओ। सोडियम बाइसल्फर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज राइट आंसर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ये भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि गांव के लड़के थोड़ा गुंडी टाइप के होते हैं, गुंडा उंडा बनते हैं, वो रिवॉल्वर रखने का ज्यादा शौक रखते हैं लेकिन देसी कट्टा रखते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। सैमुअल कोल्ट और हेनरी डिंगरिंग, जॉन बाउनिंग और थियोडोर बर्गमैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। ठीक है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था तो सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है ऑप्टर, डायोप्टर, फ्लक्स और ब्यूमेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर इज राइट आंसर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से बीसू सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव था यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, एनोटोलो बेरी जो आए, उसके बाद से वेलिंटीन और लिविडीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बीसू सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए और रीजनिंग का क्लास कराने के लिए, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक जो आपको कराए
15 क्वेश्चन जीके के नीलेश भाई ने कराए, 15 साइंस के कराए, जो बड़े बेहतरीन क्वेश्चन थे, जिसमें करंट आपका बहुत बेहतरीन, क्योंकि करंट क्या है दोस्तों आपके पेपर में चल रहा है आपका, मैं देख रहा हूं जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती चली गई है और एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आपको वाकई में इंडियन आर्मी का सिलेक्शन देना है तो उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी जोश और जुनून के साथ आप क्लासेस करते रहें, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट ही, आपका जुनून ही, आपका जोश ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि जब से हम भी आपके साथ रेगुलर लगे हुए हैं, कोई दिन होता है जिस दिन नेट इश्यू हो जाता है कि वीडियो नहीं आ पाती, लेकिन हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि पर डे आपको वीडियो मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं अपने तीसरे पोर्शन की, मैथ्स का, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। क्या कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या सबसे छोटी अब होती है 2, और 2 क्यों होती है? क्योंकि जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या जो संख्या अपने आप से और 1 से कटती हुई अभाज्य होती है। जैसे एक अभाज्य क्यों नहीं भाई, जो 1 कटता है वो एक तो 1 से कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटता, तो 1 इसलिए अभाज्य नहीं है। अब 2 क्यों है? 2 1 से कटता है और 1 2 से कटता है, जो 2 कटता है वो 2 संख्याओं से कटता है, इसलिए 2 क्या है दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई? आपकी 2 हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वर्ग का परिमाप 16 मीटर दे दिया, क्षेत्रफल बताना है। अब देखो, परिमाप दे दिया 16 मीटर, परिमाप मतलब परिमाप दे दिया 16 मीटर, परिमाप दे दिया दोस्तों 16 मीटर। अब परिमाप 16 मीटर दे दिया तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा बराबर 16, और भुजा बराबर 16 का बटे 4, और 4 से कट गया 4 बार, तो भुजा आ गई मतलब 4 मीटर। जो आपकी भुजा आई वो आ गई दोस्तों 4 मीटर। और पूछ लिया क्या आपसे? क्षेत्रफल पूछ लिया। किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, और भुजा अपनी आ गई 4 मीटर का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर किया 4 चौक 16, और मीटर तो वर्ग मीटर, तो 16 वर्ग मीटर, तो मतलब सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। देखो, परिमाप दे दिया 16 मीटर, परिमाप 16, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा बराबर 16, और भुजा बराबर 16 का बटा 4, 16 को 4 से काट दे तो 4 आया। पूछ लिया क्या? वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 4 मीटर का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और वर्ग मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5/6 क्वेश्चन में क्या कहा? 5/6 गुणा 7/5 और डिवाइड 14 का बटा 10। इस तरह आपका वैल्यू दिया हुआ है। इसने क्या कहा? इसको सोल्व करो। तो 5/6 गुणा 7/5 और भाग को चेंज किया गुणा, जो संख्या नीचे है वो गया ऊपर, और जो ऊपर है वो गया नीचे। 5 से कट गया 5 दूनी 10, और 7 से कट गया 7 दूनी 14, 5 से कट गया 5 दूनी 10, और 7 से 2 बार कट गया, और 2 से ये वैल्यू 2 कट गया, तो 5/6 बचा आपका आंसर 5/6। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है? सरलीकरण का है। 5/6 गुणा 7/5 और भाग 14 का बटा 10, 5/6 गुणा 7/5, भाग को चेंज किया गुणा, और नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की नीचे है। 5 से 2 बार कटा, 7 से 2 बार कटा, और 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो 5/6 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। देखो, क्वेश्चन को क्या करना है, पहले ध्यान से समझना है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है तथा निर्धारित पास अंक से 84 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा के कुल अंक बताने। अब देखो, कंडीशन क्या दिया? 2 विद्यार्थी दिए, मान लो ये फर्स्ट स्टूडेंट है और ये सेकंड है, और पहले को क्या दिया? 20% नंबर आ गए, पहले बच्चे के 20% नंबर आ गए, और क्या बोल दिया कि पहला जो बच्चा है वो 60 अंकों से है, पहला जो बच्चा है वो 60 अंकों से फेल हो गया।
भाई आए कितने 20%। मान लो आपके 30 नंबर आए, 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, यानी कि 3 नंबर कम हैं। या अगर आपको 3 नंबर और दे दिया जाए तो क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। तो ऐसे ही इसको जब 60 नंबर और दे दिए तो मतलब 20% में 60 और जोड़ दिए तो पास हो जाएगा। और दूसरा स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, तथा दूसरा विद्यार्थी 32%, ये 32% अंक प्राप्त करता है और निर्धारित पास अंकों से 84 ज्यादा हैं। तो 84 ज्यादा हैं तो ज्यादा वाले क्या करने, माइनस करना है। तो इसने कहा परीक्षा के कुल अंक, तो परसेंटेज को परसेंटेज के पास ले जाओ और प्लस उसको संख्या को संख्या के पास। अब देखो ये 60 प्लस का है, ये प्लस का 84 इधर लाए तो ये माइनस का 84 इधर लाए तो प्लस का 84 बराबर 32%। ये प्लस का 20% उधर गया, बराबर से उधर गया तो माइनस का 20%, माइनस का 20%। 60 में 84 जोड़ा तो 144 और बराबर 32 से 20 गया तो 12%। 32 से 20 घटा तो 12%, तो 1% का वैल्यू 144 का बटे 12 और 12 से काटा 12 ही कम 12, 12 दूनी 24। 1% का मान आ गया 12 और परीक्षा के कुल अंक, जो परीक्षा के कुल अंक होते हैं वो 100% होते हैं। 1% तो कुल अंक, कुल अंक। अब क्या किया, 100 का गुणा किया 12 में और 12 का 100 में गुणा 1200, 12 का 100 में गुणा किया 1200 और 1200 बना दोस्तों आपका ए आंसर, राइट आंसर। ए 20% 60 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरे बच्चे के 32% आए और 84 ज्यादा हैं। फेल वाले क्या करने, जोड़ने, और ज्यादा वाला क्या करना, घटाना। तो नंबर को नंबर के पास लाए, परसेंटेज को परसेंटेज के पास ले गए। 60 और 84 144, 32 से 20 घटा 12%, 1% का मान 144 का बटा 12 तो 12 आ गया। और कुल अंक होते हैं 100%, कुल जो आपके नंबर में मिलते हैं 100% में से मिलते हैं। तो 1% का मान 12 तो 100 का मान 1200 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं। देखो विषम बाहु क्या, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी की सभी भुजाएं अलग अलग हैं। मान लो ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है और एक भुजा दे दिया इसका 5 मीटर, तो ये क्या हो गया, विषम बाहु। अब इसने क्या पूछ लिया, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज की परिमिति निकाल लो। विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप निकाल लो। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप होता है मतलब तीनों का परिमाप जोड़ दो और उसका आधा कर दो। 3 + 4 + 5 और उसका क्या कर दो, आधा। 3 और 4 7 और 5 12, 12 का बटा 2 किया तो 6। अब 12 का बटा 2 किया तो 6 आ गया। विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप 3 और 4 7 और 5 12, 12 का बटा 2 किया तो 12 का 2 से काटा तो 6 आ गया। अब इसने कहा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका फॉर्मूला, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला होता है अंडररूट S - A S - B और S - C। तो S का जो वैल्यू, इसको S A मान लो, इसको तो A मान लो। इस वैल्यू को तो आप मान सकते हैं A, चाहे आप कोई भी A मान लो। इसको मान लिया मैंने A, ये B और ये C, और ये अर्ध परिमाप होता है सेमी पैरामीटर। तो अंडररूट S का जो वैल्यू आया वो 6 आया और 6 - A का वैल्यू हमने 3 मान लिया, 6 - B का वैल्यू 4 और 6 - C का वैल्यू 5। तो अंडररूट 6 में से 3 गया 3, 4 गया 2, 5 गया 1, आपस में गुणा किया 6 × 3 = 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 36 आता है दोस्तों 18 दूना 36 और 36 आता है आपका 36 जो बनता है वो बनता है आपका 6 का, 36 बनता है 6 का, तो आ गया 6 वर्ग मीटर।
ये विषमबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में विषमबाहु होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं अलग अलग हो। तो एक 3, एक 4 और एक 5 किसी भी तरह की आकृति बना ले, इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी, इसको सी। तो विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप ऐसे बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। सबको जोड़कर 3, 4, 5 को जोड़ दिया और आधा कर दिया। 3 और 4 7 और 5 12 का बटा 2 किया तो 6 आ गया। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, पेपर में आपके 2-3 बार पूछ लिया गया। ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब 6, 6 से 3 घटा, 6 से 4 घटा और 6 से 5। 3 घटा तो 3, 4 घटा तो 2 और 5 घटा तो 1। 36, 18 दूनी 36 और 36 होता है 6 का, तो 6 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। देखो 3 का पहला गुणज 3 है, 6, 9, 12 और 15। 3 का प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछ लिया। जब पदों के बीच अंतर बराबर है तो औसत आ गया आपका 9, बीच की संख्या औसत आ जाती है। तो 9 मतलब ए ऑप्शन। या फिर औसत का फॉर्मूला होता है जब पदों के बीच अंतर बराबर होता है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, पहला पद 3 है, अंतिम पद 15 है और बट्टे किया 2। 3 और 15 किया 18, 18 का बट्टा 2 किया तो 9, 18 का बट्टा 2 किया तो 9 आ गया और 9 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहा अपना, ए किसी का ए और बी और सी एक काम को क्रम से मतलब 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। इसका मतलब क्या, ए बोल दिया भाई 10 दिन में करता है किसी काम को, ए 10 दिन, और बी बोल दिया 15 दिन, और सी बोल दिया उसी काम को 20 दिन में। ए तो बोल दिया आपका 10 दिन, बी 15 और सी 20 दिन में। फिर कहा तीनों और 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 7800 रुपये है तो सी का हिस्सा बताओ। तो सबसे पहले एक बार कॉमन काम देख लो, 10, 15 और 20 के द्वारा किया गया कार्य। 10, 15 और 20 का एलसीएम ले दो और एलसीएम से हो जाएगा कॉमन काम, यानी कि उन तीनों को काम कितना करना, 10, 15 और 20 का 60, तो 10 से कटा 6 बार, 15 से कटा 4 बार और 20 से कटा 3 बार, तो 10 छिक्का 60। इसने 6 काम किया, ए ने, बी ने 4 किया और सी ने 3 किया। 10 और 6 और 4 10 और 3 13, काम हो गया 13 और करना है, काम करना 60, लेकिन क्या कह रहा है, इस काम का मजदूरी 7800 रुपये है। 13 काम करने के 7800 रुपये मिल रहे हैं, तो इसने कहा 13 काम करने के 7800 रुपये, तो एक काम करने के मिलेंगे 7800 का बटा 13, तो 13 छिक 78, एक काम का 600 रुपये मिलेगा, एक काम करने का 600 रुपये मिलेगा। इसने क्या पूछ लिया, सी का हिस्सा बताओ। तो सी का हिस्सा, अब सी का जो हिस्सा है, सी ने जो काम किया वो किया आपका 3 काम, तो 3 गुणा कितना भाई, 3 गुणा कितना काम किया, 3 काम किया, और कितना, एक काम का 600 रुपये मिला, तो 6 1800 रुपये। तो आंसर आ गया दोस्तों आपका 1800 रुपये, तो मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ए 10 दिन, बी 15 और सी 20। 10, 15 और 20 का 60 आ गया, 10 से कटा 6, 15 से कटा 4, 20 से कटा 3 बार, 6 4 10 और 3 13, 13 का मान 7800, तो एक का मान 7800 का बटा 13, तो एक का मान आ गया 600, तो सी का हिस्सा पूछ लिया, तो 3 गुणा 600, तो 36 1800 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। देखो इधर पुत्र लिखते हैं हम और दूसरी साइड पिता, एक साइड पुत्र लिख लिया, एक साइड पिता। एक पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, तो अगर पुत्र 1 है तो पिता 5 गुना है। अब ये कब है, वर्तमान में है, ये कब है, वर्तमान में। जब लिखा हुआ नहीं होता तो इसका मतलब वर्तमान है। और 7 वर्ष के बाद कितने, 7 साल के, 7 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। अगर ये 1 है तो ये 3 गुना हो जा,
तो अंतर देख लो सबसे पहले, 1 और 1 का 0, 5 और 3 का अंतर, 5 और 3 का अंतर 2 आया। अब क्या हुआ इस सिचुएशन में, क्या करना, अंतर को बराबर करना, यहां भी 2 आना चाहिए और यहां भी 2, और ये 2 और 2 कैसा आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर देखो, 3 और 1 के बीच का 2 और 5 और 1 का 4। तो भाई ऊपर तो कर लो आप 4 की गुण, ऊपर तो कर लो इसका उल्टा 2 की गुणा, और नीचे कर लो आप गुणा 4 का। तो 2 का 1 में गुणा 2 ही कम 2, और 5 का 2 में 2 पंजा 10, 4 का 1 में 4 एकम 4, ये 10 बना था भाई, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब देखो अंतर जो आ गया 2 और 4 का 2 और 10 और 12 का 2, पहले अंतर बराबर नहीं था, लेकिन वहां सिचुएशन में अंतर क्या आ गया, बराबर आ गया। और कहा क्या, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। अच्छा पुत्र पे देखो 1 अनुपात था, लेकिन वहां क्या गया, 2 गया, और 2 का मान कितना, 7, 2 अनुपात 7 के बराबर, और 1 अनुपात 7 का बटा 2, 1 अनुपात का मान 7 का बटा 2 है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु, और पुत्र के पास वर्तमान में जो अनुपात है वो 2, तो 2 गुणा 7 बटा 2, 2 गुणा 7 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 7 वर्ष आ गया, कितना, 7 वर्ष। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। पुत्र 1 है तो पिता 5 गुना हो गया, 7 साल के बाद पुत्र 1 है तो पिता 3 गुना हो गया। अब ये 1 और 1 का अंतर 0, 5 और 3 का 2, तो अंतर को बराबर किया, कैसे किया, 3 और 1 का अंतर लिया 2, 5 और 1 का अंतर लिया 4, तो ऊपर तो 2 की गुणा, नीचे 4 की गुणा, 2 का 1 में 2, 5 का 2 में 10, 4 का 1 में 4, 4 तिया 12। अब देखो अंतर क्या आ गया, बराबर आ गया, 10 और 2 और 4 का अंतर 2, 10 और 12 का 2, और 2 बराबर 7 के, तो 1 का मान 7 का बटा 2। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी, तो 2 गुणा 7 का बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो 7 वर्ष आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई धन 10% की दर से 5 वर्ष में 7500 रुपए हो जाते हैं। मतलब जो मैंने मूलधन किसी से लिया, जब मूलधन लिया और जब मैं उसको ब्याज दूंगा, मूलधन मैंने लिया किसी से और दूंगा क्या, ब्याज दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन। मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं, मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं तो मिश्र धन हो जाता है। अच्छा लिया 1 साल में 10% लिया, 1 साल में मुझे 10% मिला, 5 साल में मिला 10 गुणा 5, 10 पंजा 50%। भाई जब 1 साल में 10 मिला तो 5 में मिला 10 पंजा 50। मुझे 1 साल में 10% ब्याज मिला तो 5 में मिला 50%। और मूलधन कितना लिया था, मैंने किसी से जो उधारा लिया था पैसा, वो अपने आप में क्या था, 100% लिया था। तो 100% प्लस 50% बराबर 7500। 100 और 50 जोड़ा तो 150% का मान 7500, तो 1% का मान 7500 का बटा 150। 0 से 0 काट लिया, 15 पंजा 75, 1% का मान 50 आ गया। और इसने क्या कहा, मूलधन बताओ, धन बताओ, और धन कितना लिया था, 100%। तो मूलधन बराबर 100% का निकालना और 1% का 50, तो 100 गुणा 50 मतलब 5000 रुपए लिया था। कितना लिया था भाई, 5000 रुपए। देखो लिया मूलधन 100% था, दिया ब्याज 50, क्यों, 1 साल में 10% तो 5 में 50, और 100 और 50 मुझे देना 150%, लेकिन संख्या में दे दिया 7500, तो 1% का मान 7500 का बटे 150, तो 1 कट गया 50 बार, 1% का मान आ गया 50। तो इसने कहा धन बताओ। अरे धन तो भाई लिया जो था वो 100% लिया था, तो 100 गुणा 50 मतलब 5000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 49, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 0.00 और 7, हमने क्या किया, पॉइंट हटाया तो ऊपर 3 0 बढ़ गए, 7 से काट दिया, 7 7 49 और 3 0, तो आपका आंसर बना 7000, और 7000 बन गया आपका सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है और मोस्ट इंपोर्टेंट बनता भी है। 49 बटा 0.007
पॉइंट हटाया तो 3 जीरो बढ़ गई, 7 से ये कटा 7 बार और 3 जीरो मतलब 7000 आपका सी राइट ऑप्शन। दो संख्याओं का अनुपात दिया, अनुपात देखो अनुपात जो दिया वो 3:5 दिया, 3:5, और गुणनफल जो दे दिया, गुणनफल जो दे दिया वो दे दिया 60, गुणनफल जो दे दिया वो दे दिया 60। अब 3:5 दिया, 3:5 दिया और गुणनफल 60 दिया, तो 3 मान लो, यहाँ x मान लो, तो 3x गुणा 5x और बराबर 60, 3 का 5 में 15 और x का x में x स्क्वायर बराबर 60, तो x स्क्वायर बराबर 60 का बटा 15 और 15 से कट गया ये 4 बार, 15 से कट गया 4 बार और x बराबर x स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर √4 और 4 बनता है भाई आपका 2 का, जो 4 बना वो बनता है 2 का। इसने पूछ लिया बड़ी संख्या बताओ। अब आपको बड़ी संख्या 3 और 5 में दिखाई दिया 5, तो बड़ी संख्या हमें दिखाई दिया 5, तो 5 का 2 में गुणा, क्यों? क्योंकि एक अनुपात का मान 2, 5 दूनी 10 और 10 बना आपका सी ऑप्शन राइट। अनुपात दिया 3:5, गुणनफल दिया 7, हमने मान लिया 3 के साथ x और 5 के साथ भी x, तो 3 पंजे 15, x स्क्वायर बराबर 60, x स्क्वायर 60 का बटा 15 तो मतलब 4 और x बराबर √4 तो मतलब 2, तो x बराबर 2 आ गया, एक की वैल्यू, एक अनुपात का मान 2 आ गया, तो इसने कहा बड़ी संख्या बड़ी पर 5 अनुपात है, तो 5 दूना 10 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेते हैं, तो ट्रेन की चाल बताओ। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। भाई चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 80 मीटर, जब भी ट्रेन किसी पास ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई तो चलती चलती है प्लस ट्रेन की लंबाई भी चलती है, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों जुड़ जाएंगे। तो 80 मीटर ट्रेन है और 120 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, और कितना टाइम ले रही है ये ट्रेन? ले रही है 20 सेकंड। 20 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो 80 और 120 जोड़ा तो 200 मीटर आ गया, और 200 मीटर का बट्टा 20 सेकंड, और 200 मीटर को 0 से 0 और 2 से काट दिया 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये आपका बन गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसने लेकिन आंसर जो दे दिया वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया। 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा कहीं नहीं में बन रहा, लेकिन आंसर किलोमीटर में दिया तो हमें किलोमीटर में लाना पड़ेगा। अब 10 गुणा 18/5 क्यों किया? मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 18 की गुणा करते हैं, 18/5, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका दोस्तों ऑप्शन डी। 80 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 20 सेकंड में 80 और 120 जुड़ा 200 बटा 20, 0 था 0। ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। चेंज करा तो 18/5 किया, 18/5, 5 से 2, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। राम ने 5 रुपए के 6 की दर से संतरे खरीदे। यहां लिख देंगे खरीद, 5 रुपए के क्या करे? 6 संतरे खरीदे। यहां लिख देंगे बेचे। एक लाइन में लिख दिया, पहली लाइन में लिख दिया खरीदे और दूसरी में लिख दिया बेचे। 5 रुपए के 6 क्या करे? खरीदे। और फिर क्या करा? 6 रुपए के 5 क्या कर दिए? 6 रुपए के 5 कर दिया बेच दिए। इसने क्या कहा? कहा कि लाभ प्रतिशत बताओ। अब करना क्या है? इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। 5 का इससे गुणा तो 5 पंजा 25 और 6 का इससे गुणा 6 छंग 36। इसका मतलब है 25 रुपए का सामान खरीदा, 36 का बेच दिया, तो 25 से 36 बिक गया तो 11 बच गया। 5 6 में तो 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और लाभ प्रतिशत बताना है हमें, तो 11 बच गए हमें किस पर? 25 पर, और गुणा किया 100%। 25 से काट दिया 4 और 11 चौक 44, 44% का क्या हो गया दोस्तों? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। खरीदे 5 रुपए के 6,
बेचे 6 रुपए के 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पंजा 25, 6 छंग 36, 25 रुपए का सामान खरीदा, 36 का बेच दिया तो 11 रुपए बच गए। अब 11 बचे किस पर, 25 पर, और गुणा 100, 25 से 4 बार और 11 चौक 44% का क्या होगा दोस्तों, आपको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन दे दिया और उसका आधार दे दिया, आधार की त्रिज्या दे दिया, आधार की त्रिज्या दे दिया 14 मीटर। 14 मीटर इसलिए देता है मोस्टली ये R 7 से कटेगा, पाई के वैल्यू से कटेगा, और ऊंचाई दे दी 7 मीटर। तो इसने बोला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, और 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R का वैल्यू दिया आपका 14 और गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44, 44 गुणा 14, 14 चौके 56 और 14 चौके 56 और 5 61, 616 वर्ग मीटर, 616 वर्ग मीटर बना आपका सी ऑप्शन राइट। बेलन दिया या आकृति बेलन दे दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, और 2 गुणा पाई का मान 22/7, R का मान 14 और H का मान 7, 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44 का गुणा 14 में किया तो बना 616 वर्ग मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई दे दिया, एक कमरा मान लो ये है आयताकार कमरा है, लंबाई दे दिया 18 मीटर और चौड़ाई दे दिया इसका 15 मीटर। तो इसने कहा, क्या कहा आपसे, कमरे के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगे, मतलब टाइल की संख्या पूछ लिया, टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या का बराबर दे दिया, टाइलों की संख्या दे दिया तो कमरे का क्षेत्रफल, टाइलों की संख्या का फॉर्मूला होता है कमरे का क्षेत्रफल बट्टे टाइल का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बट्टे टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरे का जो क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो टाइल का क्षेत्रफल होगा वो होगा, पहले कमरे का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई का वैल्यू 18 मीटर, 18 मीटर और चौड़ाई का वैल्यू 15 मीटर। लंबाई 18 मीटर दे दी और चौड़ाई दे दी हमने 15 मीटर दी हुई है। लेकिन क्या हुआ, टाइल का क्षेत्रफल नहीं आया हमारे पास। टाइल, अब टाइल कैसी लगनी इसके अंदर, ऐसी वर्गाकार टाइल लगनी जिसकी लंबाई भी समान हो और चौड़ाई भी समान हो। तो टाइल लगेगी वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा तो हमारी दी नहीं, अब इस 18 और 15 का जो मैस होगा, 18 और 15 का मैस है, 18 और 15 का मैस आएगा वो आएगी आपकी भुजा। तो इसका मैस है 3 से 6 बार, 3 से 5 बार, अब नहीं कटता तो 3 आ गया, और यानी कि जो ये टाइल आएगी 3/3 की आएगी, और 3/3 तो बट्टे भुजा का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, 3 से कटा 5 बार और 3 से कटा 6 बार, और 6 पंजा 30 टाइल, तो 6 पंजा 30, जो टोटल टाइल लगेंगे वो 30 लगेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर में आ चुका है। लंबाई दे दी 18, चौड़ाई दे दी 15, कमरे का टाइल की संख्या पूछ लिया, तो टाइल की संख्या होता है कमरे का क्षेत्रफल बट्टे टाइल की क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल होगा 18 गुणा 15, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई 18 गुणा 15, और टाइल का क्षेत्रफल होगा इन दोनों का मैस है। 18 और 15 का क्या निकाल दो, मैस से निकाल दो, और मैस से निकाला आया 3, मैस आया 3, और यानी कि ये भुजा जो आ गई 3/3 की होगी, तो भुजा का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, तो 6 पंजा 30, यानी कि टोटल टाइले 30 लगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां तक जो पोर्शन था, तीसरा पोर्शन आपका मैथ्स का, और चौथा पोर्शन है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा दे दिया, इसने कहा नेक्स्ट का कोड NEXT, नेक्स्ट का कोई कोड दिया जिसका नाम है MODFWY और SU। देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट का कोड दे दिया,
और फिर पूछ लिया क्लॉक का कोड, पूछ लिया CLOCK। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ 4 अक्षर हैं, लेकिन इसके आंसर के 2, 4, 2, 6, 2, 8 अक्षर हैं। तो इन 4 से 8 बने तो कैसे बने? देखो ये N से एक पहले M, N के एक बाद O, यानी कि E से एक पहले D, इससे एक बाद F, इससे एक पहले W एक बाद Y, इससे एक पहले T और एक बाद T से एक पहले S और एक बाद U, यानी कि एक पहला अक्षर एक बाद पहला बाद पहला बाद। तो यहां भी इससे कितने 10 अक्षर बनेंगे, 10 अक्षर बनेंगे भाई। तो 10 अक्षर बनाएंगे अपने। C से पहला बना B और C के बाद D, L से एक पहला बना K, L से एक पहला K और L के बाद M, O से एक पहला बना N और O के बाद एक P, C से एक पहला B बना और C के एक बाद D, K से एक पहला बना J और K के एक बाद बना L। तो B D K M N P B D J L, B D K M N P B D J L, यही आपका ऑप्शन क्या है? राइट है। और इसके जो ऑप्शन है बड़े डिफिकल्ट देगा, सारे के सारे B D M K इस तरह ही मिल रहे हैं। हमें ध्यान रखना है हमारे ऑप्शन क्या किस तरह मैच हो रहा है। पहला एक बाद का देखो 4 अक्षर, 4 से 8 तो 5 से आने कितने 10। तो C से एक पहला B एक बाद D, L से एक पहला K एक बाद M, एक पहला N एक बाद P, एक पहला B एक बाद D, एक पहला J और एक बाद L। ये था आपका रीजनिंग का बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न शब्दों में विषम शब्द चुने। विषम का मतलब एक अलग चुनना है। देखो कथकली, कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस और सत्रिया। कथकली जो है भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी भी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। हेमिस क्या है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। हेमिस क्या है? राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। शायद अभी जो चेंज हुआ लद्दाख उसमें चला गया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। लेकिन कथकली क्या है? शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य और सत्रिय भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो हमारा अलग क्या हुआ? राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस क्या हुआ? अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 से 6 आया, 3 से दोस्तों आया 6, 6 से 18, 18 से 72, 72 से 360। तो नेक्स्ट क्या होगा? देखो 3 से 6 आया, फिर नेक्स्ट चलते गए तो लास्ट में बड़ी सी डिजिट आई, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 3 का दुगुना 6, 6 से 3 गुना 18, 18 का 4 गुना 72, 72 का 5 गुना 360 और 360 2 की गुणा, 3 की गुणा, 4 की गुणा, 5 की गुणा, तो 6 की गुणा कर दी। और जब 6 की गुणा किया तो 6 0 0, 6 6 36, 3 6 3 18 और 3 21। तो आपका आंसर बना 2160, मतलब 2160 भी आपका राइट ऑप्शन। जब सीरीज देख लिया तो सीरीज के स्टैंडर्ड से पता चल जाएगा सीरीज बढ़ रही या घट रही या गुणा हो रही या भाग हो रही। जब सीरीज एक लेवल पर बढ़ती जाए तो मतलब प्लस है, लेकिन जब लेवल से ज्यादा बढ़ती चली जाए तो मतलब गुणा है। 3 दूनी 6, तिया चौके पंजे और छिक्के, तो 360 का 6 बार गुणा किया 200, 1 2 1 6 0। यदि पूर्व को पश्चिम क्या कहा, देखो ध्यान से देखें, पूर्व को क्या कहा? पश्चिम कहा। पूर्व को कहा पश्चिम, पश्चिम को उत्तर। ये कोड का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। पश्चिम को बोल दिया उत्तर, उत्तर को बोल दिया दक्षिण, उत्तर को बोल दिया इसने, भाई ध्यान रखें, पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को बोल दिया दक्षिण, भाई उत्तर को बोल दिया इसने दक्षिण, और दक्षिण को बोल दिया इसने, दक्षिण को बोल दिया इसने क्या? उत्तर। दक्षिण को बोल दिया उत्तर, दक्षिण को बोल दिया उत्तर। तो पूर्व को पश्चिम कोड दे दिया, पश्चिम को उत्तर, उत्तर का दक्षिण और दक्षिण का उत्तर कोड दिया। तो भारत में सूर्य किस दिशा से निकलता है? जो भारत में सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा से माना जाता है। अब लेकिन पूर्व का कोड दिया क्या? पश्चिम। तो आपका राइट जो आंसर बनेगा, पूर्व का कोड क्या दे दिया? पश्चिम। एक्चुअल में देखें आप सूरज कौन सी दिशा से निकलता है, तो एक्चुअल में पूर्व से निकलता है। और पूर्व का कोड क्या दिया? पूर्व का कोड दे दिया आपको पश्चिम।
पश्चिम का कोण उत्तर, उत्तर का दक्षिण, तो पूर्व का कोण दिया पश्चिम, तो सूरज निकलता है पश्चिम से। वैसा तो ये सही नहीं है, लेकिन जो कोण के अनुसार दिया तो हमें तो कोण पे चलना है, नहीं तो कोई बेवकूफ बताओगा आपको। क्यों? जब कहोगे आप सूरज पश्चिम से निकले, विशु सर ने पढ़ाया भाई कोण के अनुसार चलना है, नॉट फॉर मी। कोण के अनुसार चलेंगे। कभी सोचो घर वालों से बताओ सूरज तो पश्चिम से निकले है, ध्यान रखें किसके अनुसार? कोण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। भारत ताजमहल, देखो ये क्वेश्चन पढ़ाना मैं बहुत ज्यादा पसंद करने लगा और इसी क्लास से करता हूं पसंद। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी 3 से 4 चीजें क्लियर होती हैं। देखो भारत में जो क्या है 7 विश्व के आश्चर्य हैं, उसमें से एक विश्व का आश्चर्य का है भारत में, और क्या नाम है इसका? ताजमहल है। ताजमहल ऐतिहासिक इमारत भी बोल सकते हैं। तो इसने कहा फ्रांस, फ्रांस में क्या है? ओपेरा हाउस है, या चीन की दीवार है, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, या एफिल टावर है। फ्रांस में सभी को पता है, फ्रांस में जो है वो एफिल टावर है, ये फेमस भी है। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी आपको पता होना चाहिए पेरिस है। और बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पेरिस जो है वो कौन सी नदी पर है? उस नदी का नाम है सीन, उस नदी का नाम है सीन। तो ये थे दोस्तों आपके आज के 50 क्वेश्चन। आपको इनका आंसर कमेंट करना है। जो ओपेरा हाउस है वो किस देश में? चीन की दीवार तो नाम से ही पता लग रहा है चीन में होगी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन से देश में है? ये थे दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन। 15 पहले नीलेश भाई ने आपको जीके कराया, 15 साइंस कराए उन्होंने, फिर 15 आपके मैथ्स के 45 और 5 बने आपके रीजनिंग के। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।